क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज का एक पहला टॉपिक होगा वो अपन रिकॉर्ड करेंगे टाइम एंड टेंस का। तो आज के टॉपिक के बारे में पहले जो क्लास होगा, एक दो क्लास सभी बच्चों के लिए वो बेसिक क्लास होगा, उसके बाद एडवांस चलेगा। तो आज का एक टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। लीजिए, आज का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। एंड टेंस। ये लीजिए टॉपिक, टाइम एंड टेंस। तो आज का ये टॉपिक है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एलडीसी के लिए, एसएससी सीजीएल में भी आता है, सीपीओ में भी, जितने भी आपके ऑल कंपटीशन है उनमें भी आता है। टाइम एंड टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चों के लिए है। और अपन बात करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। तो बताते हैं आज आपको। पहली बात है, अगर पहली इसमें बात करें अपन, पहला क्लास है आपके लिए, तो ये बात याद रखिए। जो अपना इस पे जो मेन टॉपिक है, तो देखिए दो वर्ड लिखे हुए हैं, मैंने एक लिखा है टाइम और एक लिखा है टेंस। तो पहली चीज अपन ये जानेंगे कि टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले ये जानेंगे टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए, एक बार पहला अगर क्वेश्चन बनता है तो वो होता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो सभी बच्चों को समझना होगा ये चीज, टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सारे बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी से आप पढ़ रहे हैं वॉइस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वॉइस, वॉइस है क्या। अगर आप नरेशन पढ़ रहे हैं तो आपको नरेशन का आना ही चाहिए, नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन का बेसिक आना ही चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, टाइम एंड टेंस। तो फिर इसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात अपना क्वेश्चन बनता है। तो सारे बच्चों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बार बात समझिए मेरी बात को एक बार अच्छे से। ये देखिए, पहला जो अपना है वो है टाइम। सारे बच्चों को बात बताऊं, टाइम जो है, टाइम टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखिए, टाइम एक कैसा है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अच्छे समझिए, टाइम जो है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को गिना जाता है। इस बात को समझिए, अच्छे से समझिए मेरी बात को। जो टाइम को डिनोट करेगा वो क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टाइम जब भी आप लिखते हैं तो वो आता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में। सारे बच्चे एक बार इस बात को याद रखिए। अब मैं आगे एक बात करता हूं आपको, टाइम होते कैसे हैं। तो टाइम के बारे में अगर बात करूं तो टाइम जो होता है अपना, वो टाइम के बारे में समझिए। टाइम अपने डिनोट करता है, जैसे आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये बात समझिए, ये टाइम होता है आपका, प्रेजेंट टाइम होता है, आपके पास पास्ट का टाइम होता है। याद रखिए इस बात को, पास्ट का टाइम होता है, इसके बाद आपके पास फ्यूचर का टाइम होता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए इस बात को। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट का टाइम, एक होता है पास्ट का टाइम और एक होता है फ्यूचर का टाइम। और अगर आपको ये बात जाननी हो कि टाइम है क्या, तो याद रखिए सारे बच्चे, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिए। अब मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे आप सारे बच्चों को बताना चाहूंगा। पहले नोट कर लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने बच्चे अलवर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो एक बार इस बच्चे नोट करिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं नेक्स्ट बात पे आपको चलता हूँ, नेक्स्ट आपको बताता हूँ। देखिए, आप ये तो बात थी आपकी किसकी, टाइम की। अब बच्चे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो सारे स्टूडेंट एक बार समझिए इस बात को। एक वर्ड आपके पास जो होता है वो होता है टेंस। टेंस
तो टेंस के बारे में मैं आपको बताता हूं होता क्या है। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड tense can be described as the form of the verb, as the form of the verb। याद रखिए, बहुत अच्छा मैंने शॉर्ट में एक परिभाषा लिखवाई है, टेंस कैन बी डिस्क्राइब। टेंस जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, वो क्या करता है, एज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो क्रिया होती है उनकी फॉर्म को दर्शाता है। तो सारे बच्चे एक बार इस बात को याद रखिए। आज के बाद आपको समझना होगा ये चीजें कि जो टेंस है वो केवल किसको डिस्क्राइब करता है, एज द फॉर्म ऑफ द वर्ब को। ठीक है, अब जरा मैं यहीं पर आपको बताता हूं ये फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है। इस बात को समझिए, मेरी बात को एक बार। ये फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये देखिए, इस वर्ब की फॉर्म की बात करूं तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, ये वर्ब का एक फॉर्म का एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इस चीजों को, और आपको समझना है इन बातों को। एक बार समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे समझिए एक बार। एक जो वर्ब होता है वो चलता है V1 से, ठीक है, और एक जो वर्ब होता है V2 से चलता है, उसके बाद V3 बनता है, उसके बाद एक नंबर प्लस क्या होता है, ING, और लास्ट में जो फॉर्म होता है उसके साथ लगता है S या ES फॉर्म। तो याद रखिए बच्चे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार समझिए। इस फॉर्म को अपन कहते हैं, याद रखिए, ये प्रेजेंट फॉर्म होता है। कौन सा है, प्रेजेंट, याद रखिए इस बात को। सेकंड फॉर्म को अपन कहते हैं पास्ट, याद रखिए इस बात को। थर्ड फॉर्म को अपन कहते हैं परफेक्ट, समझना इस बात को। और ये जो फोर्थ फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ये फिर से एक बार फिर से जो फॉर्म होता है इसे बोलते हैं फिर से प्रेजेंट, ठीक है। अब ये बात समझना होगा आपको, मैं बताना चाहूंगा सारे बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, ये जो V1 होता है इसे बोलते हैं प्लूरल, याद रखिए, ठीक है। और ये जो बस गया S या ES वाला, इसे बोलते हैं सिंगुलर। ये बात याद रखना, ठीक है। याद आपको समझ में आ रही होगी बात। टेंस किसको डिस्क्राइब करता है, एज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये लीजिए, आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मतलब टेंस बराबर वर्ब, याद रखिए सारे बच्चे, टेंस का ही बेस फॉर्म वर्ब होता है, वर्ब ही टेंस है, ये समझिए याद। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना चाहे तो आपको ये बात जानना होगा कि जो वर्ब होता है वही क्या होता है, टेंस होता है। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ये बातें। अब मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, देखिए इधर आपने यहां पर एक वर्ब लिखी, आपने स्पीक, आपने लिखी टेल, आपने लिखा से, याद रखिए ये वर्ब आपने लिखा है। आप अगर इनकी हिंदी की बात करूं तो स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है, ये बच्चों को समझना होगा। इसके बाद टेल का मतलब बताना, ठीक है। इसका मतलब से मतलब क्या होता है, कहना। ये बात समझिए एक बार मेरी बात को, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके सेकंड फॉर्म की तो आपको करना पड़ेगा जो फॉर्म है इसका, स्पोक। थर्ड फॉर्म में क्या कह दोगे, स्पोकन। और फोर्थ फॉर्म बता रखा है, क्या जोड़ना है आपको इसमें, ING, स्पीकिंग, ठीक है। और लास्ट में क्या बच जाएगा आपके लिए, स्पीक्स, ठीक है। सारे बच्चों को ये बात समझ में आनी होनी चाहिए अच्छे से। अब एक बार देखिए, टेल का सेकंड फॉर्म जो बनेगा वो पास्ट में हो जाएगा, टोल्ड। और थर्ड भी इसका क्या होता है, टोल्ड होता है। और इसमें याद रखिए बच्चे, टेलिंग हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, टेल्स। ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। और नेक्स्ट स्टेप में मैं बात करूं तो इसका सेकंड जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं सेड, फिर से क्या बोलते हैं, सेड। और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ING, सेइंग। और फिर से क्या हो जाएगा, सेज। याद रखिए इस बात को। अब आपको समझ में आई होगी फॉर्म, याद रखिए। और शॉर्ट में अगर याद रखना चाहो तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, याद रखिए ये जो टेंस होता है, टेंस ही आपको क्या करता है, जो टेंस होता है, टेंस
ही डिनोट क्या होता है, वर्ब। याद रखिए इस बात को, टेंस बराबर वर्ब, तो याद रखिए इसी के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब इसी से डिनोट करते हैं अपन, V1 से, V2 से, V3, ये जो फॉर्म होती है इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब होता है। तो याद रखिए जो टेंस होता है उसी को ही क्या कहते हैं, वर्ब, और वर्ब बराबर टेंस। सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी बात। अगर टेंस की कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको बता रहे हैं टेंस कैन बी डिस्क्राइब एज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्णन करता है जो क्रिया का फॉर्म होता है V1, V2, V3 और V4 इसके हिसाब से, और एस या ES फॉर्म। समझ में आ रहा होगा। कुछ फॉर्म और लिखवा देता हूं और ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे समझिए अगले स्टेप में, एक बार ये लीजिए, मैं आपको और फॉर्म लिखवा देता हूं, कुछ बेस फॉर्म याद रखिए। एक जो फॉर्म होता है वो आपको मैं समझा देता हूं एक बार। अभी बताया था आपको 1 नंबर से, फिर आपको क्या करना है 2 नंबर से, फिर आपको क्या करना है 3, और फिर से आपको क्या करना है V1 प्लस ING करना है, और फिर से आपको करना है V1 प्लस S या ES। ये फॉर्म आपको अभी बताई थी मैंने, ठीक है। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग फिर से लिखवा रहा हूं आपको। जैसे आपने लिखा टेक, ठीक है, गिव, जंप, प्ले, कम, गो, आपने कहा राइट, ठीक है बच्चे। अब याद समझिए इसका मतलब क्या होता है। इस फॉर्म की बात करूं तो टेक का अर्थ लेना होता है, ठीक है, गिव मतलब देना, ठीक है। आगे बच्चे बात करूं तो जंप का अर्थ होता है कूदना, ठीक है। इसके स्टेप में बात करूं तो प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या करना, कम मतलब आना होता है, ठीक है। गो मतलब क्या होता है बच्चों, जाना होता है, और राइट मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, जो भी फॉर्म मैंने लिखी उनका अर्थ भी मैंने लिख दिया है। टेक का अर्थ होता है लेना, गिव देना, जंप कूदना, प्ले और काम, गो, राइट, सारी फॉर्म मैंने लिखी हुई है। जैसे ही आप इस फॉर्म पे जाओगे तो बच्चों मैंने अभी बताया था आपको, इसका सेकंड फॉर्म करिए। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेक का टुक, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। फिर से क्या हो जाएगा, अभी बताया था आपको टेकिंग, ठीक है। और आपको याद रखना है टेक्स। एक क्वेश्चन बन रहा होगा मन में, जो टेकिंग है उसमें ई था लास्ट लेटर, तो उसमें आईएनजी ई को रिमूव क्यों किया गया वो भी बताएंगे। एक बार इसकी सेकंड फॉर्म देखिए तो आप देखना चाहोगे तो गेव हो जाएगी। थर्ड फॉर्म जो बनेगी वो गिवन हो जाएगी। फिर से आपको ये फॉर्म का करना है तो गिविंग हो जाएगी, और लास्ट में आपको बताए रखा है गिव्स, ठीक है। ये ऐसी ये फॉर्म होती है, ठीक है। अगर इस फॉर्म की बात करूं तो इसमें हो जाएगा जंपड, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा इसका, जंपर, ठीक है। फिर से आपको यहां क्या करना पड़ेगा, एक बार समझिए इस बात को, जंपिंग। लास्ट में जो फॉर्म आएगा वो आएगा जंप्स, ठीक है। अगले फॉर्म की बात करूं तो यहां पर जो फॉर्म होगा वो होगा प्लेट का। फिर से आपके लिए क्या हो जाएगा, प्लेट। फिर से सारे स्टूडेंट समझना, ये हो जाएगा आपका प्लेइंग, ठीक है। और लास्ट में जो आपका आ जाएगा वो बता रखा है आपको एस फॉर्म प्लेस, ठीक है। इस फॉर्म की बात करूं तो कम का क्या हो जाएगा, केम। फिर से क्या हो जाएगा, कम। फिर से बच्चों याद रखना इसका कमिंग, ठीक है। और फिर से याद रखना कम्स, ठीक है। अगली बात करूं तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। थर्ड में बात करूं तो आपको याद रखना है गॉन। फिर से क्या हो जाएगा, गोइंग। और फिर से क्या हो जाएगा, गोस। आप याद रखना इस बात को, याद, ठीक है। इसमें मैंने लिखा तो राइट का सेकंड फॉर्म जो होगा वो रोट होगा। थर्ड फॉर्म की बात करूं तो रिटन होगा, और फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो राइटिंग होगा, ठीक है। और फिर से क्या हो जाएगा, राइट्स, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी। बेस फॉर्म जो मैंने लिखी है वो आपके अकॉर्डिंग है, आप समझ रहे होगे। मैंने ये जो फॉर्म है V1 से शुरू किया है, V2 है, फिर आपका V3 है, फिर आपका ING फॉर्म है, फिर आपका एस या ES फॉर्म है। तो समझ में आ रही होगी बातें आपको।
सारे बच्चे सीख पा रहे होंगे इस बात को कि समझ गए होंगे मैंने जो फॉर्म लिखवाई है। याद रखिए एक नंबर प्लस आईएनजी जुड़ने पर जो निर्माण होता है वो फोर्थ फॉर्म कहलाता है, और ऐसे इस बंदे पर 5 भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो आपको समझ आ रही होगी ये बातें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है और समझना होगा इन फॉर्म को, ठीक है ना, क्योंकि टेंस का मतलब बराबर क्या बताया है, वर्ब, ठीक है। अगले स्टेप में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखो ये जब ई था तो मैंने ई को रिमूव किया फिर आईएनजी जोड़ा, तो ये दो चीजें हो रहे हैं, और एस ये एस वाला ये और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। अब देखिए एक बार कैसे डिस्क्राइब करना है इसको समझना होगा आपको। एक बार देखो इधर, ये देखो मैं एक बार इसको लिखवा देता हूं, याद रखिए। इफ, ये कॉन्सेप्ट समझिए पहले। इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, इफ द लास्ट लेटर, इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब ई, ठीक है। इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब ई, ई अगर हो तो इन द केस ऑफ आईएनजी, इन द केस ऑफ आईएनजी, आईएनजी की स्थिति में ई इज रिमूव्ड, E is removed from the verb, is removed from the verb, and after that, ing is added। समझना, हिंदी मीडियम के हैं वो भी समझ लेना, मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको, ठीक है ना। ये समझना मेरी बात को, मैंने लिखा है इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर ई हो तो इन द केस ऑफ आईएनजी, आईएनजी की स्थिति में ई को क्या करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द वर्ब, वर्ब से हटाना है, एंड आफ्टर दैट आईएनजी इज एडेड। मैं इसको हाईलाइट और कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये चीजें आपको। एक बार ये लीजिए, ये याद रखिए, ये आईएनजी, ठीक है ना, और यहां पर मैंने लिखा है ई को क्या करना है, आपको रिमूव करना है, याद रखना है, ठीक है। ये दो चीजें हाईलाइट कर दी है मैंने, याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो अब कुछ वर्ब मैं बता देता हूं, जैसे आपने लिखा, देखो इधर, अगर आपने लिखा हैव, ठीक है, आपने लिखा हैव प्लस आईएनजी, ठीक है, आपने लिखा टेक, ठीक है, प्लस आईएनजी हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखा था कम, ठीक है, प्लस आईएनजी, ठीक है। ये वर्ब समझ रहे होगे आप। आपने लिखा गिव, तो अभी मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, और अगर इनकी बात करूं आगे तो इनको क्या करना है आपको मैं हाईलाइट करके भी अच्छे से बताता हूं, एक बार समझना इस बात को। ये लीजिए, ठीक है, याद समझिए मेरी बात को। यहाँ पर भी क्या है, ई है, लास्ट लेटर ई है, ई है और ई है, ठीक है ना। जैसे ही इनको जोड़ के आगे लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ई को हटाकर हटाना, फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, एनजी हैविंग हो जाएगा। इसकी बात करो तो इसका मैंने बताया था, फिर से हट जाएगा, फिर से टेकिंग हो जाएगा। इसमें फिर से आप करोगे तो क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा कमिंग, और इसमें आ जाएगा गिविंग, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही होगी बातें। ये दीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया है, और अच्छे से समझ रहे होगे इस बात को, आप समझ जाओ मैंने जो लिखा है। देखिए हैव अंतिम अक्षर था तो आईएनजी जोड़ा, तो ई को रिमूव किया, टेक में ई था, ई को रिमूव करके फिर आईएनजी, कम में एक फिर से ई को रिमूव किया, फिर से आईएनजी जोड़ा है, गिव में फिर से ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, सारे स्टूडेंट जो भी हैं अलवर क्लासेस की वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस बात को और सीख पा रहे होंगे। अब मैं अगले स्टेप पर चलता हूँ, अगला एक स्टेप और था वो और बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना करे। तो देखिए 6 स्टेप में आप आ जाइए, एक बार देखिए इसमें, ये लीजिए, ये क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, याद समझिए, एस या ईएस वाला बताना चाह रहा था कॉन्सेप्ट, क्या था, एस या ईएस। तो आपको ये मैं बता देता हूँ, देखिए इधर आपको ये वर्ब का मैं बताना चाह रहा था। वर्ब में आपको दो तरीके बताए थे मैंने, ठीक है ना। एक तो आप क्या जोड़ोगे, एस, और एक क्या जोड़ोगे, ईएस। यही बात थी आपके सामने, ठीक है ना।
वर्ब में एस या ईएस, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। वर्ब में एस या ईएस कैसे करते हैं यूज, कैसे नहीं, मेरी बात समझिए। तो इसको मैं लिखवाता हूं, एक बार देखिए, इसको समझना मेरी बात को। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, ठीक है, याद समझिए एक बार, ठीक है, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो उस क्रिया के अंत में, उस क्रिया के अंत में ईएस लगाते हैं, लगाते हैं, तथा शेष सभी क्रियाओं के साथ, तथा शेष सभी क्रियाओं के साथ, शेष सभी क्रियाओं के साथ एस लगाते हैं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, हिंदी में लिख दिया ताकि बच्चों को दिक्कत ना करे। तो अब एक बार मैं हाईलाइट और कर लेता हूं इन चीजों को, एक बार समझिए मेरी बातों को। ये देखिए, ये मैं कर देता हूं और हाईलाइट करके बता दिया मैंने आपको ये चीजें, ठीक है, ये वो लीजिए, हाईलाइट कर देता हूं एक बार चीजों को ताकि आपको दिक्कत ना करे, ठीक है ना। अपन बात कर रहे थे ईएस की और एस की, यही बात थी ना, वर्ब में ईएस कब लगाएंगे, एस कब लगाएंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो उस क्रिया के अंत में ईएस लगाते हैं तथा शेष सभी क्रियाओं के साथ एस लगाते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं, यहां देखिए कुछ वर्ब देखिए आप, जैसे आपने लिखा टेक, ठीक है, ये फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, इसमें एस जोड़ना है, ठीक है ना। आपने लिखा ईट, ये भी प्लूरल है, ठीक है। अगर आप बात करें कैट्स, आप बात करें वॉच, ठीक है, अगर इस वर्ब में आपको एस जोड़ना है वहां पर, ठीक है, एक बार समझना मेरी बात को, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल है ही, और यहाँ पर आप इस फर्स्ट में क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस, तो आपको चूज करना है। ये जो वर्ब है वो तो प्लूरल है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। जितनी भी डिक्शनरी की सारी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, एस या इस लगने पर सिंगुलर बनती है, ठीक है। तो देखिए एक बार टेक है तो आप देखो इनमें से कोई वर्ड है, कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो क्या लगाओगे, सीधा ही टेक्स, ठीक है। अगले वाला फिर से एक अक्षर देखोगे तो फिर से आपको कोई नजर नहीं आ रहा तो क्या करोगे, ईट्स। फिर से देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, सी एच, तो देखिए हाईलाइट और कर देता हूं अच्छे से मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं करे। फिर से क्या है, सी एच, और यहाँ पर भी क्या है, सी एच, तो इस बात को समझना होगा। आप देखिए एक बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैचेज, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वॉचेज। बोलो दिक्कत है, कुछ समझ में आ रही होगी बातें, सभी स्टूडेंट इसको सीख पा रहे होंगे, जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़े सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अच्छे से देख लीजिए एक बार, कैचेज हो रहा है और वॉचेज हो रहा है क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है, सी एच और सी एच, ठीक है। और भी बहुत सी वर्ब है, और भी आप लेना चाहो तो बहुत सी वर्ब है, जैसे आप गो में लगाओगे तो गो में भी क्या लगेगा, ई एस, ठीक है। आप लगाना चाहो डू में तो डू में भी क्या लगेगा, ई एस। क्यों लगेगा, देखो इधर ओ वाला वर्ड है तो ई एस लगेगा, ठीक है। तो गोज है, डूज है, ठीक है ना, डू का डज बन जाएगा, तो ये याद रखिए एक बार समझिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं चलता हूँ, एक बार और बताता हूँ कुछ चीजें जो आपको सीख पा रहे होगे, अच्छे से समझ पा रहे होगे। एक बार एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें इंग्लिश में, देखिए इधर याद रखना एक बात को, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं तो समझिए मेरी बात को एक बार अच्छे से। देखो इधर एक बात याद रखना, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझना होगा आपको। अगर कोई बच्चा नाउन हो, ठीक है, इसको भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। नाउन में अगर आप जोड़ देते हैं एस, ठीक है,
नाउन में एस या ईएस जोड़ दें आप, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्या बन जाएगा, याद रखिए, नाउन में एस या ईएस जोड़ने पर जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, वो याद रखिए ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाएगा, प्लूरल, याद रखिए, ठीक है। और अगर यही बात करूं मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, किसी वर्ब में आप जोड़ देते हैं एस या ईएस, तो जो फॉर्मेशन होता है वो होता है, याद रखिए, क्या होगा, बोलो, सिंगुलर। याद रखिए इस बात को, सिंगुलर, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, नाउन में एस या ईएस जोड़ने वाला और वर्ब में एस या ईएस जोड़ने वाला, ठीक है ना। अच्छे से समझना होगा इस बात को एक बार, ठीक है ना। मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूं, सिंगुलर, ठीक है, ये लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है, सिंगुलर। अब ये तो पता ही होगा, मतलब बहुवचन, एक वचन, ठीक है ना, ये क्या बन जाता है, बहुवचन, ठीक है। प्लूरल का अर्थ क्या होता है, बहुवचन, और इसको क्या कहते हैं, एक वचन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से समझ पाए तो ये समझ लेना एक बार, एक वचन और बहुवचन, तो ठीक पा रहे होगे। नाउन में एस एस लगने पर क्या बन जाएगा, बहुवचन, और वर्ब में एस एस लगने पर क्या बन जाएगा, एक वचन, ठीक है ना। तो याद रखना, वर्ब में एस एस लगाओ सिंगुलर और एस एस लगाओ नाउन में बहुवचन, एक वचन। कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपने एक वर्ड लिखा, देखो इधर आपने यहां लिख दिया ऑक्स, ठीक है। आपने लिखा बॉय, आपने लिखा गर्ल, आपने लिखा टीचर, टीचर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अगर इन सारे वर्डों की बात करूं तो ये क्या है, अपने आप में नाउन है, क्या है, ये नाउन है, क्या है, नाउन, सब नाउन है। ऑक्स बैल होता है, ठीक है, बॉय गर्ल टीचर सब क्या है, नाउन। अगर इनको अपन ऐसे कर दें, यहां पर मैं आपको बना दूं ऑक्सेस, यहां पर बना दूं बॉयज, यहां पर मैं बना दूं आपके सामने गर्ल्स, ठीक है, यहां बना दूं मैं टीचर्स, ठीक है। तो ये सारे नाउन क्या बन जाएंगे, प्लूरल। ये कैसे नाउन है, अगर इन नाउन की ये नाउन, ये सारे नाउन कैसे हैं, ये जो नाउन मैंने लिखे हैं ये नाउन कैसे हैं, प्लूरल, ठीक है। और ये जो नाउन इधर वाले थे ये नाउन कैसे हैं, सिंगुलर, कैसे नाउन है, सिंगुलर। अब आपको समझ आ रहे होंगे बात। पहला कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको समझा दिया मैंने, ताकि दिक्कत नहीं करे, इसको हाईलाइट करके अच्छे से लिख लो, कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस बात को अच्छे से बता दिया है मैंने आपको, और आपको समझा भी दिया है ये चीजें, ठीक है ना। अब ये समझ गए होगे आप, ये वर्ब का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। ये नाउन होता है, नाउन का जो अर्थ होता है वो तो आपको पता ही होगा, इसे बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। और वर्ब का अर्थ क्या होता है, क्रिया, तो ये आपको बता रहा होगा मैंने, वर्ब का अर्थ क्या होता है, क्रिया, ये लीजिए, ठीक है। अब आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को और नोट कर लीजिए, ताकि आपको जो टाइम टेंस है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो याद रखना, नाउन में अगर आप एस या एस जोड़ोगे तो दुनिया का कोई नाउन हो, सारे बच्चे याद रखना इस बात को, दुनिया का कोई नाउन हो, एस या एस लगने पर बहुवचन बन जाता है, और वर्ब में एस या ईएस लगने पर वो सिंगुलर बनती है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। जितनी भी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, और वर्ब में एस या एस लगने पर क्या बन जाती है, सिंगुलर। कुछ वर्ब के एग्जाम्पल और दे देता हूं तो वो समझ लीजिए एक बार, ये लीजिए कुछ वर्ब के एग्जाम्पल। ये देखो, यहां पर जो वर्ब होती है, ठीक है, ये सारी वर्ब क्या कहलाएंगी, अगर जो भी वर्ब मैं लिखूंगा वो सारी वर्ब होगी, ये जो वर्ब होगा वो होगा प्लूरल, याद रखिए, ठीक है। और इधर अगर इसी वर्ब में मैं आपको जोड़ देता हूं एस या ईएस, तो ये जो वर्ब हो जाता है वो याद रखना क्या बन जाएगा, सिंगुलर, याद रखिए इस बात को, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, आपको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ही नहीं करे। वर्ब में एस या एस जोड़ने पर क्या बन जाएगी, सिंगुलर। तो देखिए इधर आपने जो वर्ब लिखा है आपने लिख दिया वांट, विश, ठीक, वांट है, विश है, होप, ठीक है। आपने लिख दिया सजेस्ट, आपने लिख दिया रिक्वेस्ट, ठीक, एक बार समझना,
ये एक बार फिर मैं लिख देता हूं, फिर से एक बार, REQ, एक मिनट समझना, QUEST, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये वर्ब है सारी। ये वर्ब जो होती हैं, ये जो सारी जो वर्ब लिखी है मैंने, इन वर्ब को ऑलवेज आप क्या कहोगे, याद रखना। सारे स्टूडेंट याद रखना, ये प्लूरल है। क्या है ये सारी वर्ब? प्लूरल। ठीक है, ये सारी वर्ब क्या है? प्लूरल। इनका हिंदी और लिख देता हूं। वांट का अर्थ होता है चाहना, ठीक है। विश का मतलब इच्छा, ठीक है। होप मतलब आशा, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये जो सजेस्ट है, इसका मतलब होता है सुझाव, ठीक है। और अगले वाले इसकी बात करूं तो रिक्वेस्ट का अर्थ होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। ये लीजिए आप, ठीक है। इनका अर्थ भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना करे, आपको समझ में आ जाए। तो याद रखिए, ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसका था? वर्ब। और ये एस या एस लगने पर क्या बन जाएगी? सिंगुलर। याद रखिए, ये सारी वर्ब क्या होती है? प्लूरल। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, मैं इसी वर्ब को मैं लिख देता हूं वांट्स, इसी को मैंने लिख दिया विशेष, इसको मैंने लिख दिया होप्स, इसको मैंने लिख दिया सजेस्ट, और इसको मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट, एस लगा दिया। ये जो सारी वर्ब इधर वाली है, सारे स्टूडेंट याद रखना इस बात को, सारे बच्चे एक बार, ये जो वर्ब होती है सारी कैसी हैं? सिंगुलर। ये लीजिए, नोट कर लीजिए जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अच्छे से समझिए इस बात को कि नाउन में एस लगने पर तो क्या बताया है मैंने? प्लूरल। और वर्ब दुनिया की सारी क्या होती हैं? प्लूरल। एस या इस लगने पर सिंगुलर। नाउन में एस या इस लगने पर क्या बन जाएगा? प्लूरल। अच्छे समझ में आ रहा होगा, सीख पा रहे होगा अच्छे से। ये नोट कर लीजिए, ये वर्ब के उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, तो ये आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगले कॉन्सेप्ट में एक चीज और रह गई थी आपकी, वो और बताता हूँ। एक मैंने लिखा था, अभी मैंने आपको जो फर्स्ट में बताया था उसमें एक वर्ड था बिटवीन, ठीक है ना। ये बात याद और समझिए एक बार, एक वर्ड था बिटवीन, ठीक है। और बिटवीन अपने आप में बात करूं तो ये बिटवीन है क्या? बिटवीन का आपको पता ही है, ये क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिटवीन क्या है? एक प्रीपोजिशन। अब इसको एक बार पूरा आपको मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। बिटवीन के बाद याद रखिए, बिटवीन के बाद दो तरीके होते हैं आपके साथ, ठीक है ना। बिटवीन के साथ याद रखिए, जो कंजक्शन वर्ड आएगा, उस कंजक्शन का वर्ड याद रखिए, आपको याद रखना है एंड आएगा, ठीक है। क्या रखना है? एंड। कभी भी आपको इसके साथ जो कंजक्शन वर्ड है, कनेक्टर, वो कभी क्या नहीं करना है? टू। याद रखिए इस बात को, ये लीजिए आप हाईलाइट, ठीक है। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो कंजक्शन वर्ड आएगा आगे एंड आना चाहिए, और क्या आएगा? टू नहीं आएगा, याद रखिए। अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये जो बिटवीन है, ये जो बिटवीन है, ठीक है ना, इसके बाद याद रखिए, आपको कभी भी याद रखिए इसके बाद कौन सा केस आएगा? प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव। ये और बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव केस आता है, याद रखिए इस बात को। इसके साथ कभी क्या नहीं आएगा? सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ठीक है। बता देता हूं अच्छे से मैं आपको, ठीक है। क्या नहीं आएगा? सब्जेक्टिव केस। ये लीजिए, मैं अच्छे से लिख देता हूं, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। याद रखिए इस बात को, नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, याद रखिए, ठीक है। तो बिटवीन के साथ जो आने वाले हैं वो आपको मैंने लिखवा दिए हैं। बिटवीन आता कितने के लिए है? तो याद रखिए, जो ये बिटवीन आता है, ये जो बिटवीन है, ये यहाँ पर याद रखिए, अगर कभी आए तो आपको याद रखना है इस चीज को। बिटवीन हमेशा आता है टू पर्सन, टू पर्सन्स और थिंग्स, याद रखिए। मतलब याद रखना है, जो बिटवीन आता है वो दो और किसके लिए आता है? केवल दो, ठीक है। लो मैथमेटिक्स में भी लिख दिया आपको
ये समझाना जरूरी था आपको, कभी गलती ना कर दो आप इस चीज को लेकर भी। तो आपको मैं डीप लेके चल रहा हूँ, ये बेसिक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेंस का ही है, लेकिन मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। बिटवीन के साथ एक प्रीपोजिशन है, बिटवीन के साथ अगर कनेक्टर करना है तो एंड लगाना, टू मत लगा देना, ऑब्जेक्टिव करना, सब्जेक्टिव मत करना। और भी जो बच्चे हैं, एक एरर आता है, वो भी एरर आता है कि बिटवीन के साथ ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है, ये भी याद रख लेना इस बात को, ठीक है ना। ये भी एक समझने की बातें हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं समझा देता हूं, कुछ एग्जांपल देके देखो एक बार, ये लीजिए, ये लीजिए भाई, कुछ एग्जांपल अच्छे से आपको समझाता हूं, देखो इधर एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है कुछ, इसमें गलतियां बताना आप, मैं कुछ लिख रहा हूं। देखो इधर पहला एग्जांपल देखिए, सी हैज complained against I, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल फिर से आपके सामने, शी हैज कंप्लेन अगेंस्ट मी। आप समझिए, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं अच्छे से समझा रहा हूं, एक बात फिर से देखिए, एक और बता रहा हूं आपको, देखो इधर, आवर स्कूल runs between 9 AM to 4 PM, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल आपके सामने है, आवर स्कूल runs between 9 AM and 4 PM, ठीक है, 4 PM, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए इस बात को, मैं बोल भी दूंगा, वैसे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल आपके सामने 4 है, ठीक है, ये आप समझिए, एक बार समझना होगा आपको। और एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको, दिक्कत ना हो। देखो, दिस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड between two brothers, ठीक है। ये लीजिए, आपको हर तरीके के जो एग्जाम्पल हैं, एरर्स हैं, वो मैंने बता दिए हैं। तो आप समझिए मेरी बात को, एक बार सारे स्टूडेंट एक बार बोर्ड पे देखिए, जितने बच्चे हैं एक बार समझिए मेरी बात को। ये लीजिए, हाईलाइट करके बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है सी से आपको हैज आ गया, कंप्लेंट आ गया, ठीक है ना। फिर से अगेंस्ट है, अगेंस्ट क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इसके बाद क्या नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, कौन सा सही होगा, मी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर से बता रहा हूं मैं आपको, आवर स्कूल रन्स का मतलब दौड़ना नहीं होगा, चलता है। बिटवीन के साथ याद रखिए क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, इसको क्रॉस मारिए, ठीक है ना। फिर से अगला जो एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल, फिर से आपके सामने बिटवीन है, बिटवीन के साथ क्या है, एंड अपने आप में सही है, एंड अभी बताया था मैंने, एंड आएगा, ये आपको बता दिया था मैंने, यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट में देख लीजिए। बिटवीन के साथ जो कंजक्शन आता है वो एंड आता है, कंजक्शन टू नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव के जाता है, बिटवीन के बाद सब्जेक्टिव नहीं आता है, ठीक है। अब एक बार समझ लीजिए, फिर से वही एग्जांपल है आपके सामने, दिस प्रॉपर्टी, ये जो संपत्ति है, इस डिवाइडेड, विभक्त की जाएगी बिटवीन टू ब्रदर्स, बिल्कुल सही होगा। कितने के लिए बताया है, बिटवीन का प्रयोग केवल 2 के लिए, याद रखिए। बिटवीन जो आता है, मैं आपको मैथमेटिक्स से बता देता हूँ, बिटवीन केवल 2 के लिए आता है। और अगर यहीं पर आपके सामने एक प्रीपोजिशन होता है अमंग, तो इसका प्रयोग करना किसके लिए, 2 से ज्यादा, मतलब मोर देन टू, ये लीजिए, आपको हर तरीके के क्वेश्चन बता दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो याद रखना, बिटवीन केवल 2 के लिए, और 2 से ज्यादा के लिए कभी भी कोई यूज करना हो तो क्या करना, अमंग,
ठीक है ना, और एक होता है अमंग्स्ट। अमंग्स्ट के बाद जो साउंड आता है वो आता है वोवल साउंड। तो आपको समझ आया होगा सारी चीजें, आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने चीजों को। बिटवीन किसके लिए, केवल दो के लिए याद रखो, सीधा सा तरीका आपके लिए, ठीक है ना। प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव आएगा, किसको, एंड को फॉलो करेगा। ये आपको समझाया होगा, यहाँ तक का क्लास मैंने पूरा लिया है, बेसिक से एकदम समझाया होगा। तो आपसे होप होगी कि अच्छे से आप समझ पाए होंगे, जो आज का एक पहला क्लास समझाया टाइम टेंस का, आप सीख पाए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।